शहबाज साहब बताइएगा कि 2002 के जो कवायद थे उनमें क्या इस्लाहात की गई हैं? बहुत से एरियाज़ में इस्लाहात की गई हैं। अगर मैं इन सारी इस्लाहात का लुब-ए-लुबाब पेश करूँ तो हमने बुनियादी तौर पे जो बे फॉर्म जिसको चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, उसके हवाले से कुछ तब्दीलियाँ की हैं। हमने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ की हैं। हमने ख़वातीन की एम्पावरमेंट पे मज़ीद काम किया है। ख़वातीन को मज़ीद सहूलियात फ़राहम की गई हैं इसके ज़रिए, तो वो शादीशुदा ख़वातीन उससे कैसे फ़ायदे? शादीशुदा जो ख़वातीन अपने वालिद का नाम कंटिन्यू रखना चाहती हैं अपने शनाख्ती कार्ड पर शादीशुदा होने के बावजूद। पहले ऐसे था कि अगर वो पासपोर्ट बनाने के लिए जाती थी तो उनको वापस भेजा जाता था कि आप पहले अपने शौहर के नाम का इंदराज करवाएं। अब ऐसा नहीं है। वो चाहें तो अपने वालिद का नाम अगर कंटिन्यू करना चाहती हैं तो उसी तरह से उनका शनाख्ती कार्ड भी बनेगा और पासपोर्ट के लिए भी वही नहीं वही पर्टिकुलर इस्तेमाल होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सहर हुसैन और खुशामदीद कहती हूँ आपको नादरा के नए पॉडकास्ट में। वफाकी काबीना की मंजूरी से 20 जून 2025 को कौमी शनाख्ती कार्ड के कवायद 2002 में अहम तरामीम नाफिज की गई हैं, जिसका मकसद कौमी शनाख्ती निज़ाम को मज़ीद महफूज, मरबूत और जालसाजी से पाक बनाना है। इस सिलसिले में नादरा ने एक प्रेस रिलीज इशू की है और साथ ही साथ एक प्रेस ब्रीफ भी दी है, जो कि नादरा की वेबसाइट पर मौजूद है। इस सिलसिले में रहनुमाई के लिए हमने मदऊ किया है अपने साथ तर्जुमान नादरा सैयद शबाहत अली साहब को। उनसे जानते हैं कि क्या तब्दीलियां की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम शबाहत साहब, जी, वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच। शबाहत साहब बताइएगा कि 2002 के जो कवायद थे उनमें क्या इस्लाहात की गई हैं और वो क्या तब्दीलियां हैं जो नादरा की तरफ से की गई हैं? शहर नादरा के जैसे आपके इल्म में है कि हम मार्च सन 2000 में अमल में आया और सन 2002 से हमने कुछ कवायद कुछ रूल्स बनाए जिनके ऊपर ये हमारा सारा जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये चलता आ रहा है। 2025 आ चुका है, हमारी सिल्वर जुबली हो चुकी है और जैसे हर इंसान या हर इदारा या हर जी शऊर जब काम करता है तो वो अपनी कुछ चीज़ों में कमी महसूस करता है, कोताहियाँ महसूस करता है और फिर बतदरीज खुद को सँवारने की कोशिश करता है। बिल्कुल इसी तरह एक इदारे की हैसियत से हमने भी कुछ गैप्स का अंदाज़ा लगाया और हमें महसूस हुआ कि बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर बेहतरियाँ लाने की ज़रूरत है। उसके हिसाब से पहले एक इंटरनल कंसल्टेशन प्रोसेस हुआ। हिदायत जो थी वो वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मंशियात जनाब मोहसिन नकवी साहब की थी और उसके ऊपर हमने काम शुरू किया। इंटरनल हमारा कंसल्टेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ और उसके बाद फिर ये काबीना में हमने चेंजेस जो थी पुट अप की जिसकी बाकायदा मंजूरी हुई और अब इनको शाया कर दिया गया है और इनके ऊपर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे लोगों को आप ये बताइए कि ये इस्लाहात किन क्या हैं और किन किन एरियाज़ में की गई हैं? बहुत से एरियाज़ में इस्लाहात की गई हैं। अगर मैं इन सारी इस्लाहात का लुब-ए-लुबाब पेश करूँ तो हमने बुनियादी तौर पे जो बे फॉर्म जिसको चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, उसके हवाले से कुछ तब्दीलियाँ की हैं। हमने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ की हैं। हमने ख़वातीन की एम्पावरमेंट पे मज़ीद काम किया है। हमारे जो ज़ोनल बोर्ड्स थे, रीजनल बोर्ड्स थे जहाँ वो लोग जिनके शनाख्ती कार्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पे नज़र षानी की या तहकीक की ज़रूरत होती है, उनके मसाइल सुने जाते हैं। उन बोर्ड्स को के कवानीन के हिसाब से कुछ उसमें तब्दीली की गई है। उनको कुछ पाबंद किया गया है, एक एक ख़ास दायरा, एक वक़्त के दायरे के अंदर रहते हुए फ़ैसले करने का। कुछ डेफ़िनेशंस हैं, उनको हमने रीडिफ़ाइन किया है। तो इस तरह से काफ़ी सारी तब्दीलियाँ हैं। जी, तो अभी जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं इस्लाहात के मुतालिक, तो आपने कहा कि सीआरसी जो कि आपने कहा उसमें मेजर तब्दीलियाँ की गई हैं। तो बताइएगा कि उसमें क्या इजरा में क्या नई तब्दीलियाँ की गई हैं? जो सबसे पहली और बड़ी बात है वो ये है कि यूनियन काउंसिल का बर्थ सर्टिफ़िकेट हासिल किए बगैर अब आपका सीआरसी नहीं बन सकता। ठीक सो है। आपने नादरा बाद में आना है, पहले आपने यूनियन काउंसिल जाना। ये एक बड़ी तब्दीली है जो पूरे रजिस्ट्रेशन के अमल को एक तरह से मुतासिर भी करेगी और हर पाकिस्तानी शहरी के लिए इसका जानना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जो अ, बच्चे जिनकी उम्र 3 साल से कम है, उनका बे फ़ॉर्म तो वैसा ही है जैसा पहले भी था। लेकिन 3 साल से जैसे ही उसकी उम्र तजावुज़ करती है, उसका पिछला बे फ़ॉर्म जो है, उसकी तारीख़ ख़त्म हो जाएगी, उसकी मियाद ख़त्म हो जाएगी और 3 साल की उम्र के बाद उसकी तस्वीर ली जाएगी जो कि 10 साल की उम्र तक कारआमद है। फिर जब वो 10 साल का होगा तो वो दोबारा उसकी मियाद ख़त्म हो जाएगी और आप दोबारा बे फ़ॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे जो कि एप्लीकेबल रहेगा जब तक कि उस बच्चे की उम्र 18 साल पूरी नहीं हो जाती।
इसमें फ़ीस में किसी किस्म का इज़ाफ़ा नहीं किया गया और मैं ये भी बताता चलूँ कि जो पिछले बे फ़ॉर्म हैं वो हमने मनसूख़ नहीं किए हैं। अलबत्ता वो तमाम लोग जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे बच्चे की उम्र कुछ भी है, उन्हें नए बे फ़ॉर्म के लिए दोबारा से दरख़्वास्त देनी पड़ेगी और बातस्वीर बे फ़ॉर्म ही इश्यू होगा चाहे बच्चे की उम्र कुछ भी है। अच्छा, चाहे वो 1 साल है, 2 साल है, जो भी है तो तस्वीर वाला बे फ़ॉर्म ही उसके लिए जारी होगा, दुरुस्त हो गया। अगर उसने पासपोर्ट बनाना है। अगर पासपोर्ट बनवाना है तो। अच्छा, ये जो 10 साल के बाद और 3 साल के बाद और फिर आप कह रहे हैं 3 साल से पहले भी 3 हिस्सों में तक़सीम कर दिया है, तो उसकी क्या वजूहात हैं? ये समझ लीजिए कि जो 3 साल तक के एज ब्रैकेट है, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन 3 साल के बाद उसकी तस्वीर हम ले लेंगे, तो जो बच्चे की शिनाख्त है, वो बातस्वीर होगी। जहाँ 10 साल से उम्र उसकी ज़्यादा है, वहाँ पर हम उसकी बायोमेट्रिक्स भी लेंगे और हम उसकी तस्वीर भी लेंगे। ये बता दूँ कि जहाँ पर आइरिस यानी आँख के करीने का अक्स लेने की सहूलत मौजूद है, वो 3 साल से ऊपर बच्चों को भी लिया जाएगा और 10 साल से ऊपर के बच्चों को भी लिया जाएगा। हम चाह ये रहे हैं कि किसी बच्चे का बे फ़ॉर्म कोई और इस्तेमाल करके उसके नाम से जाली शनाख्त ना बना ले। अब बच्चों की जो शनाख्त है 3 साल से ऊपर वो बातस्वीर हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएँ कि अभी चूँकि हम बात कर रहे हैं हालिया तरामीम की, तो इस सिलसिले में एफआरसी एक मेन चीज़ है जो अनाउंस भी की गई है, मीडिया में उसकी प्रेस ब्रीफ भी दी गई है। तो बताइएगा कि एफआरसी में क्या तब्दीलियाँ होंगी? एफआरसी में जो सबसे बड़ी तब्दीली है, आप ये समझ लीजिए कि अब ये पहली मर्तबा एक कानूनी दस्तावेज़ बन चुका है। और कानूनी दस्तावेज़ बनने के बाद अगर एफआरसी में आपने मालूमात गलत दे रखी हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पहले ये कोई कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं समझा जाता था। दूसरी जो बुनियादी तब्दीली है वो ये है कि आप जब एफआरसी हासिल करने जाते थे तो आपका एफआरसी जो है जैसा है आपको मिल जाया करता था। अब मामला ये है कि आप अपना पूरा फैमिली ट्री देखेंगे, अगर तो वो दुरुस्त है, तो फिर आप उसकी तस्दीक करेंगे और वो तस्दीक हम आपसे दस्तखत की सूरत में लेंगे। एक छोटा-सा आपका बयान हलफ़ी है, जो कि आप वहाँ साइन करेंगे। तीसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि अगर उसके अंदर आपका कोई फैमिली मेंबर मिसिंग है, चाहे वो फैमिली मेंबर वहाँ मौजूद नहीं भी है, तो आप उसकी ग़ैबत में भी उसका इंदराज करा सकते हैं। यानी वो शख्स वहाँ मौजूद नहीं है। अगर मेरे पास या मतलब लोगों के पास, शहरियों के पास उसका फैमिली मेंबर जो ऐड नहीं है, उसका नंबर नहीं है, सिर्फ़ नाम है, तब भी ऐड करवा सकते हैं? आप जाती हैं, आपको अल्लाह ने 3 भाई दे रखे हैं और आप 2 बहनें हैं। आप देखती हैं कि आपका 1 भाई या 1 बहन मिसिंग है। मिसिंग। आप बता देंगी कि जी मेरा 1 भाई है, उसका ये नाम है और वो मिसिंग है इसके अंदर। अच्छा, वो उसके बाद हम अपनी कार्रवाई खुद करेंगे, हम उसको देखेंगे कि कैसे उसको आपके फैमिली रजिस्ट्रेशन मैकेनिज़्म का हिस्सा बनाना। ठीक हो। एक और अहम तब्दीली ये है कि अगर एक शख्स की ज़्यादा शादियाँ हैं, तो उसकी तमाम अज़वाज और उन अज़वाज से उसके जो बच्चे हैं, वो सब उसकी एफआरसी में शो हो रहे होंगे, ताकि किसी भी सूरत में किसी भी खातून का हक ना मारा जाए और किसी भी बच्चे की प्लेसमेंट अपनी माँ के अलावा किसी और खातून के अंडर ना हो रही हो। इस तरह के हमारे अच्छा, इसमें कुछ चेंजेस। थोड़ी-सी एक वज़ाहत करें हमारे लोगों को कि मल्टीपल मैरेजेज़, आपको पता है कि हम चूँकि इस्लामी माशरे में रहते हैं, तो लोगों को की एक से ज़ायद शादियाँ होती हैं। इस सिलसिले में आप ये बताएँ कि अगर 1 या 2 या 3 या 4 ख़वातीन जो भी हैं, उनके निकाह में हैं, तो उनके बच्चे भी अगर लेंगे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, तो सारी फैमिली आएगी या सिर्फ़ उनकी वालिदा और वालिद कर वालिद साहब के निकाह में जितनी ख़वातीन हैं, वो सब उसके अंदर शो हो सब रही शो होंगी? जी हाँ। ओके, यानी पूरी फैमिली शो होगी। कोई भी फैमिली मेंबर ये नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ़ अपना रिकॉर्ड ले लूँ और बाकियों को निकाह। ये मुमकिन नहीं ये है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि अगर अब आप चाहें तो आप अपनी जो पैदाइशी फ़ैमिली है और जो शादीशुदा फ़ैमिली है, यानी अल्फ़ा और बीटा, जिस पे हम पिछले प्रोग्राम हुँ, में हुँ। बात भी कर चुके हैं, जी, वो इकट्ठे एक साथ एक फ़ैमिली कॉम्पोज़िशन के अंदर आपको नज़र आ जाएँगे। ठीक हो गया। और इसकी फ़ीस के बारे में भी आपने हमें शायद कुछ जी हाँ, वो अगर आप एक अप्लाई कर रहे हैं अल्फ़ा या बीटा तो 1000 है और अगर आप इकट्ठे कलेक्टिवली दोनों एक ही सर्टिफ़िकेट पे चाहिए तो आपको ₹2000 फ़ीस देके मिल जाएगा। अच्छा, ये जो इस्लाहात की गई हैं, इसमें फ़ीसों पे भी कोई इम्पैक्ट आया है? फ़ीस पे हमने किसी किस्म की किसी प्रोडक्ट की कोई फ़ीस चेंज नहीं। फ़ीस नहीं बढ़ाई है, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि फ़ीस नहीं बढ़ाई गई। अच्छा, ये बताएँगे कि इन इस्लाहात के तहत, जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि जी ख़वातीन को मज़ीद सहूलियात फ़राहम की गई हैं इसके ज़रिए, तो वो शादीशुदा ख़वातीन उससे कैसे फ़ायदे शादीशुदा जो ख़वातीन अपने वालिद का नाम कंटिन्यू रखना चाहती हैं अपने शनाख्ती कार्ड पर अच्छा, शादीशुदा होने के बावजूद।
पहले ऐसे था कि अगर वो पासपोर्ट बनाने के लिए जाती थी तो उनको वापस भेजा जाता था कि आप पहले अपने शौहर के नाम का इंदराज करवाएँ। अब ऐसा नहीं है। वो चाहें तो अपने वालिद का नाम अगर कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो उसी तरह से उनका शनाख्ती कार्ड भी बनेगा और पासपोर्ट के लिए भी वही नहीं वही पर्टिकुलर इस्तेमाल हो। अच्छा, ये कहीं भी उनको फ़ोर्स नहीं किया जाएगा कि नहीं जी ख़ावंद के नाम से बनवा कर लाएँ और फिर? जी, बिल्कुल। ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो चुकी है? ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है। जी। अच्छा। और ये बताएँ कि चिप वाला कार्ड और बगैर चिप वाला 2 किस्म के कार्ड हैं। तो उनमें क्या फ़र्क है और उसमें क्या तब्दीली की गई है बगैर चिप वाले कार्ड में? सहर जो हमारा सादा कार्ड था बगैर चिप वाला जिसको कार्ड कहते हैं, इसको हम टेस्लन कार्ड भी कहते हैं। इस कार्ड में सबसे पहले तो जो नाम और वल्दियत का इंदराज था वो सिर्फ़ उर्दू हरूफ में था। तो उसकी वजह से अगर आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते थे तो आपको कहा जाता था कि वो अंग्रेज़ी हिज्जों वाला नाम भी लेकर कार्ड भी लेकर आइए, ठीक। जिसको स्मार्ट कार्ड कहते हैं। अब हमने ये इंश्योर कर लिया है कि जो नया टेस्लन कार्ड है उसके ऊपर उर्दू के साथ-साथ अंग्रेज़ी हिज्जों में भी आपका नाम दुरुस्त स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ होगा। दूसरी बात ये है कि जो हमारा ये टेस्लन कार्ड है, इसका बगैर फ़ीस में कोई इज़ाफ़ा किए हमने इस पे क्यूआर कोड का इज़ाफ़ा कर दिया है। सो अगर आप अपना डीमैटेरियलाइज़्ड कार्ड बनाना चाहते हैं, जो कि नादरा की ऐप के वॉलेट के अंदर रखा होता है, तो वो पहले आप सिर्फ़ स्मार्ट कार्ड को बना सकते थे, अब आप इसको भी बना सकते हैं। इसको भी बना सक और तीसरी बात ये कि इसका जो डिलीवरी टाइम है, वो आपके सीएनआईसी की जो स्मार्ट सीएनआईसी है, उसकी निस्बत कम कर दिया गया। सो वो तफ़सीलात हमारी वेबसाइट पे दर्ज हैं। आपको 5 दिन से 15 दिन के अंदर ये वाला कार्ड मिल जाएगा। सो आप ये समझ लीजिए कि जो चिप वाले कार्ड की तकरीबन तमाम सहूलियात थीं, वो इस कार्ड के अंदर आ गई हैं, बगैर फ़ीस में कोई इज़ाफ़ा किए। कोई ये भी बता दूँ एक दफ़ा फिर कि ये जो टेस्लन कार्ड होता है, ये पहली मर्तबा रजिस्ट्रेशन कराने वाले को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। फ्री ऑफ सो हमने एक ऐसा प्रोडक्ट जो ज़्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल होता है, उसकी फ़ीस में इज़ाफ़ा किए बगैर, यानी जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पे जो फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे होते, फिर भी चाहते हैं, तो ज़ाहिर है वो उसकी फ़ीस पे करते हैं। तो इनके लिए फ्री रहा, उनके लिए फ़ीस में इज़ाफ़ा नहीं हुआ और ये कार्ड आपको बेहतर सहूलियात के साथ ज़्यादा जल्दी अब मुयस्सर हो ये जाएगा। तो बहुत अच्छी बात हो गई, इससे तो लोगों को बहुत आसानी हो गई पासपोर्ट वग़ैरह बनवाने के लिए। पासपोर्ट बनाने के लिए भी आसानी हो गई और वो लोग जिन्होंने अब तक कार्ड नहीं बनाया हुआ, उनके लिए हमने कुछ मज़ीद आसानियाँ पैदा कर दी हैं। अच्छा, ये बताएँ कि अगर ख़ानदान में किसी का इंदराज हो जाए गलती से, वो आपका फैमिली मेंबर नहीं है, तो उस सूरत में क्या किया जा सो सकता अगर आप अपना एफआरसी बनाने गए हैं और आपने देखा है ठीक है, कि आपके ख़ानदान के अंदर कोई ऐसा फ़र्द है, जो हकीकतन आपके ख़ानदान का फ़र्द नहीं है, तो आप वहाँ पर अपने नादरा ऑफ़िस में उसको रजिस्टर करवा सकते हैं कि जी ये फ़लाँ फ़र्द हमारे ख़ानदान का नहीं है। फिर नादरा ने आगे जो एक्शन लेना है वो लेना है। उसके लिए हम अपनी कैसे तहकीकात करते हैं और कैसे उस मामले को आगे बढ़ाते हैं वो हमारे पर है। आप अपने एफआरसी की करेक्शन को बहुत आसान है। आपने सिर्फ़ सेंटर जाना है और आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करके अगर आपको पता लगता है कि इसके अंदर कोई फ़र्द इज़ाफ़ी आ गया, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपकी जो नादरा की एप्लीकेशन है उसको जब आप खोलेंगे तो उसके अंदर एप्लीकेशन में आ रहा है सर्विसेज़, गवर्नमेंट सर्विसेज़ एंड नादराज़ अदर सर्विसेज़। आप नादरा सर्विसेज़ पे जाएँ, उसको क्लिक करें तो आपको वहाँ पर आपकी फैमिली कॉम्पोज़िशन नज़र आ रही होगी। उस फैमिली कॉम्पोज़िशन को आप क्लिक करें और उसके बाद वो आपको अपने फिंगरप्रिंट्स दोबारा देने पड़ेंगे। हम एक दफ़ा फिर वेरीफ़ाई करेंगे कि कोई और तो आपकी ख़ानदानी तफ़सीलात नहीं ले रहा सही, और उसके बाद आपकी जो करंट कॉम्पोज़िशन है वो बगैर कोई पैसे दिए आपको उसी वक़्त नज़र आ जाएगी। कि सो कौन-कौन से आपको अफ़राद हैं जो आपके सेंटर ख़ानदान तक भी जाने की सहर ज़रूरत नहीं। ज़रूरत आपके पास सिर्फ़ एक स्मार्टफ़ोन होना चाहिए और आपका अकाउंट बना हो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के ऊपर। तो इंशाल्लाह आप अपनी फैमिली के अंदर घर बैठे सब चीज़ें आप घर बैठे आप वो कॉम्पोज़िशन देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये देखने के बाद किसी फैमिली में कोई बंदा इज़ाफ़ी है, तो हमारी जो कंप्लेंट पोर्टल है complaints.nadra.gov.pk उस पर आप कंप्लेन कर दें और आपको आगे वो मैटर इस हम पर टेक कोई भी अप कंप्लेन कर सकता है? इस पे कोई भी कंप्लेन कर किसी भी सकता है। टाइम लॉन्च किसी भी जा टाइम कर सकता है, ये ना करना चाहें तो आप हमारी हेल्पलाइन है, मोबाइल फ़ोन उठाएँ 1777 डायल करें और उसके ज़रिए भी आप जो आपकी कॉल उठाएगा एजेंट, आप उसे कहें कि जी मेरे पास कंप्यूटर नहीं है इस वक़्त या मैं टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं हूँ, तो आप मेरे लिए टिकट मेरी रजिस्टर करें, वो आपकी टिकट रजिस्टर करेगा। अच्छा, सो आपके ये एजेंट्स भी कंप्लेन लॉक करते हैं? एब्सोल्यूटली। अच्छा, ठीक हो गया। अभी आप ये बात कर रहे थे तो मेरे ज़हन में एक सवाल आया है कि अगर किसी ने गलत मालूमात देकर एक कार्ड नादरा से हासिल कर लिया है, तो क्या आपके इन रिफ़ॉर्म्स में उसके लिए कोई गुंजाइश है कि वो रज़ाकाराना तौर पर आकर उसे सरेंडर कर सके या अगर आपने बताएँ? हुकूमत पाकिस्तान को गलत
मालूमात देकर कोई जाली शनाख्त बना रखी है और उस शनाख्त के बाद आपने हुकूमत की फैसिलिटीज़ को भी अवेल किया है, तो आप जानते हैं कि एक जुर्म है जी। और जुर्म की सज़ा हुआ करती है। लेकिन हमारी जो ये मौजूदा रिफ़ॉर्म्स हैं, जिनको हमने अभी आपने बताया कि हमने प्रेस रिलीज़ भी इसके ऊपर की और एक मीडिया ब्रीफ़ भी किया है। इन रिफ़ॉर्म्स में बड़ी अहम बात ये है कि हमने इसके ऊपर इस तब्दीली के ज़रिए एक विंडो खोली है कि आप रज़ाकाराना तौर पर नादरा सेंटर आएँ, नादरा के ज़ोनल ऑफ़िस आएँ। आप बताएँ कि आपने ये दस्तावेज़ बना रखी थी। वो दस्तावेज़ आपका चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट भी हो सकता है। वो दस्तावेज़ आपका शनाख्ती कार्ड भी हो सकता है, आपका जुवेनाइल कार्ड भी हो सकता है और आपको वो केस आपका हम वहाँ पे क्लोज़ कर देंगे और आपके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की नहीं जाएगी। होती। तो जितनी जल्दी इससे फ़ैज़-याब होना हो, उन अफ़राद ने जो कि शहरी नहीं हैं और उन्होंने कार्ड बना रखा है, वो इससे जल्द अज़ जल्द मुस्तफ़ीद हो जाएँ। जैसे कि अभी तर्जुमान नादरा बता रहे हैं हमें कि जल्द अज़ जल्द इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ और अगर ऐसी कोई कागज़ात या दस्तावेज़ आपके पास मौजूद है, तो उसको रज़ाकाराना तौर पर नादरा के दफ़्तर आकर बताएँ। अच्छा, इसके साथ मैं आखिरी सवाल की तरफ आऊँगी। आपने हमें शुरू में बताया कि कोई टाइम फ्रेम कर दिया है आप लोगों ने जवाब देने का या क्या? वो क्या चीज़ है? सो टाइम फ्रेम ये है कि हमारे नादरा के ज़ोनल और रीजनल बोर्ड्स होते हैं और ये बोर्ड ज़िले या सूबे की सतह पे या नीम सूबाई सतह पर काम कर रहे होते हैं और जिन अफ़राद की शनाख्त से रिलेटेड कोई शक को शुबहात होते हैं, उनको बोर्ड्स में बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अपने दस्तावेज़ात प्रेज़ेंट करें वहाँ पर और फिर उसमें कोई फ़ैसला किया जाता है। ये मामलात बहुत तूल का शिकार हो जाते हैं। अब हमने ये फ़ैसला किया है कि एक मर्तबा जब साइल अपने तमाम दस्तावेज़ात जमा करा चुका है, तो हमारा जो ऑफ़िसर है वो पाबंद है कि उसने 30 दिन के अंदर फ़ैसला सुना 30 डेज़ के अंदर। 30 डेज़ के अंदर। विदिन 30 डेज़ वो आंसर करेगा उसके ऊपर। उसने मतलब जज फ़ैसला की तरफ नहीं जाएँगी अब चीज़ें। एब्सोल्यूटली। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। डेफ़िनेटली हमारे पास सवालात की एक लंबी फ़हरिस्त होती है, लेकिन आपका टाइम बहुत कीमती है। ये बताइएगा कि बायोमेट्रिक जो है वो क्या बायोमेट्रिक क्या है? उसकी क्या तस्दीक है? बायोमेट्रिक एक टर्मिनोलॉजी है जिसकी कोई डेफ़िनेशन मौजूद नहीं थी। एग्ज़ैक्टली। उसकी अब हमने डेफ़िनेशन कर दी है जो मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि बायोमेट्रिक से मुराद वो ज़ाती मालूमात है, जो किसी शख़्स की तबई, जिस्मानी या रवैये की ख़ुसूसियात पर मबनी हों। मसलन चेहरे की तस्वीर, उँगलियों के निशानात, आइरिस स्कैन जिसके ज़रिए फ़र्द की शनाख्त मुमकिन हो। और अब ये जो तारीफ़ है जिसको हमने अपने कानून में शामिल कर लिया है, ये स्टेट बैंक, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी समेत, एफबीआर समेत जितने इदारे हैं, वो अपने कवानीन के अंदर इस तारीफ़ को शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया शबाज़ साहब, आपने हमें मालूमात फ़राहम की। जी, तो नाज़रीन, आज हमने शबाज़ साहब से हालिया होने वाली तब्दीलियों के बारे में मालूमात हासिल की हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि क्या तब्दीलियाँ की गईं और उनसे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अगर ये फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद मालूमात के साथ एक बार फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सहर हुसैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।